उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक साथ पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैं आपको मेंस के हिसाब से पढ़ाते जाऊंगा और साथ ही साथ जो प्री के हिसाब से जो फैक्ट है वो आपको मैं धीरे धीरे उसमें डिक्टेट करते जाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं या डेफिनेशन कहें हम, तो क्या समझ में आता है? डेफिनेशन क्या है? हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है, इस कोशिकाओं में दो क्रियाएं निरंतर रूप से होती रहती है। एक होता है एनाबोलिज्म और एक होता है कैटाबोलिज्म। दो क्रिया निरंतर रूप से होती रहेगी, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में जो छोटे छोटे कण हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होगी, जबकि कैटाबोलिज्म में जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे, छोटे मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं टूटना को कहते हैं अपचय और जुड़ना को कहते हैं उपचय। इट मीन्स जो एनाबोलिज्म है, जहाँ छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये कहलाएगा उपचय, और जहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे वो कहलाएगा अपचय। इंग्लिश में इन दोनों को मिला के कहा जाता है, दोनों फंक्शन को एक साथ मिलकर कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। जबकि हिंदी में इसे कहते हैं उपापचय। तो जो हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी जो सेल होती है, उसमें दोनों क्रियाएं होती है, एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म होते रहता है। तो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं तो उसमें दोनों क्रियाएं एक साथ होती रहती है, एनाबोलिज्म भी होगा, कैटाबोलिज्म भी होगा। मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे और छोटे मॉलिक्यूल्स में बटेंगे, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। इस प्रक्रिया में क्या विमुक्त होगी? ऊर्जा विमुक्त होगी। और ऊर्जा विमुक्त होने के साथ साथ इसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलेंगे, कुछ रेसिडुअल या वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आएंगे। तो हर एक जो कोशिका है सेल में, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती रहती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है और ऊर्जा के साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। जैसे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है वहाँ पर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो रही है, और इस प्रक्रिया से क्या क्या बाहर निकलता है? जल पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, फिर निकलता है यूरिया, फिर निकलता है यूरिक एसिड, और ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। यूरिया और यूरिक एसिड क्या है? शरीर के लिए अवशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों को कहा जाता है उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, दिस आर नोन एज एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ। और इन उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना जिस विधि या जिस तंत्र से होता है उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। क्या देखते हैं? हिंदी में पहले समझते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपापचय, अपचय और उपचय की प्रक्रिया निरंतर रूप से होती रहती है, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न होता है एवं अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और इन उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का तंत्र कहलाता है आपका उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश में समझते हैं, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? इन आवर सेल द मेटाबॉलिज्म ऑकर्स and by the metabolism energy will form, and along with the energy some residual या some waste product will be formed, and these are water, carbon dioxide, urea, uric acid and other elements will form. This waste product are known as excretory product, and through the system by which this excretory product will eliminate from the body, that will known as excretory system. क्लियर? तो ये हो गया पहला कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पहली हो गई परिभाषा। अब समझते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस अंग के द्वारा, किस ऑर्गन के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो उत्सर्जन तंत्र है, इसके लिए मुख्य जो अंग है वो है वृक्क। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे हम? किडनी। तो ये हो गया प्री का क्वेश्चन कि उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है? वृक्क है, किडनी है। तो जो किडनी कैसा होता है? पेयर्ड है। कैसा है? पेयर्ड ऑर्गन है।
कुछ इस तरीके से होगी किडनी जो हमारे शरीर में पाई जाएगी। तो किडनी क्या करता है कि जो शरीर से रुधिर है, ब्लड, रक्त, खून, ब्लड, इस ब्लड से वो क्या करेगा, उत्सर्जी पदार्थों को, या मैं कहूं वह रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। वृक्क का काम क्या दिखाई देता है कि वृक्क जो है वो रुधिर यानी कि ब्लड से, जो किडनी है वो ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको शरीर से बाहर निकाल देगा। किसके थ्रू बाहर निकालेगा, मूत्र के थ्रू, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। ठीक है, यह इसका पहला फंक्शन जो किसके अंतर्गत आएगा, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो जो वृक्क है, उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य अंग कौन सा है, वृक्क है, जो रुधिर से क्या करेगा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा मूत्र के रूप में। इसके बाद क्या देखते हैं कि वृक्क का दूसरा काम समझते हैं, एक और काम क्या है, ये भी प्री के हिसाब से है। वृक्क शरीर में लवण यानी कि साल्ट, ठीक है, किसकी मात्रा को, साल्ट की मात्रा को, और शरीर में जल यानी कि वाटर के अमाउंट को, दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये हो गया प्री का एक अच्छा क्वेश्चन है कि वृक्क का दूसरा कार्य क्या है। तो वृक्क शरीर में लवण, जैसे कि हम जानते हैं सोडियम है, क्लोराइड्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इनकी मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है, और शरीर में जल की मात्रा को भी कौन नियंत्रित करता है, वृक्क। तो वृक्क के दो काम आपको समझ में आ रहे हैं। ये वाला काम डायरेक्टली इन्वॉल्व है किससे, उत्सर्जन तंत्र से। ये वाला उसका सहायक काम दिखाई देता है, जो लवण और जल की मात्रा को नियंत्रित करेगा, कौन, वृक्क करेगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया प्री के हिसाब से, लवण और जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर एक और चीज समझते हैं, आपको ये प्री में बार बार पूछता है ऑस्मोसिस, जिसे कहते हैं परासरण। ऑस्मोसिस या परासरण, ये क्रिया क्या है, तो इसमें प्री में कैसे पूछता है समझिएगा। ये क्लियर हो गया। तो जो वृक्क यानी कि किडनी है, पहले तो समझ जाइए, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले आप ऑस्मोसिस समझिएगा क्या होगा। जैसे कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां कंसंट्रेशन कम, यहां कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो जब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और मुख्य रूप से इसमें क्या है, ये झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जब जाएगा, उसका सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जब जाएगा, तो क्रिया कहलाती है ऑस्मोसिस। कैसे जाता है, कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, ये क्रिया कहलाती है परासरण। तो हमारे जो ब्लड है वो किस में बहता है, इस तरीके से ब्लड वेसल्स में बहता है। तो इसके अंदर जो रक्त जो बहेगा, धमनियाँ होती है, इसके अंदर रक्त बह रहा है, तो यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जाएगा। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब को भी कौन नियंत्रित करता है, वृक्क नियंत्रित करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर में, ठीक है, रक्त के परासरणी दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, किडनी कंट्रोल करता है। क्लियर, एक अच्छा क्वेश्चन है, प्री के हिसाब से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला वाटर को, सॉल्ट को यानी कि जल और लवण की मात्रा को नियमित करता है, रक्त के परासरणी दाब को नियंत्रित करता है। फिर आते हैं प्री के हिसाब से एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो वृक्क है, किडनीज, जब उसकी यूनिट को देखें, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को देखते हैं, ये किडनी है। किडनी के अंदर जब इसमें और अंदर देखा जाए तो इसके अंदर होता है नेफ्रॉन, एक स्ट्रक्चर है जो कहलाता है नेफ्रॉन। क्या कहलाएगा, नेफ्रॉन। तो ये प्री का यही क्वेश्चन है कि वृक्क की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है ना, किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, जो उसके स्ट्रक्चर को यानी कि आकार को और उसके फंक्शन को यानी कि उसके कार्य को, दोनों के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्री के हिसाब से दिखाई देता है वो यही है कि किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। इस किडनी की कहा जाए उसका फंक्शन के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन दिखाई देती है, नेफ्रॉन दिखाई देती है। ये इसकी संख्या भी इंपॉर्टेंट है। तो एक किडनी में लगभग आपको कितने 10 लाख नेफ्रॉन दिखाई देंगे, कितने 10
10 लाख जो है आपको नेफ्रॉन दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। जैसे लंग्स की इकाई पढ़ेंगे तो लंग्स की सबसे छोटी इकाई है एल्वुलाई। फिर पेनक्रियास पढ़ेंगे, पेनक्रियास की सबसे छोटी इकाई होती है एसिनाई। वैसे ही जो किडनी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो कौन सा है? आपका नेफ्रॉन है। क्लियर? समझ में? कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। चलिए अब समझते हैं। तो जो किडनी क्या करता है तो समझिएगा कि इस तरीके से यहाँ ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को लेके आती है। किडनी जो है वो रुधिर को छानती है, उसका फिल्ट्रेशन करती है और फिर उसे ब्लड यूरेटर होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है मूत्र के रूप में। तो ये जो क्रिया होती है, ठीक है, ये कहलाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन या रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। तो सामान्य तौर पर जब किडनी डैमेज हो जाए, किडनी काम नहीं करता है, तो आर्टिफिशियली क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपावोहन, डायलिसिस। तो आप सुने होंगे कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब जो किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तब किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल डायलिसिस। इसमें क्या किया जाता है कि किडनी जिस तरीके से ब्लड को फिल्टर करता है, तो वैसी डायलिसिस की यूनिट होती है और शरीर से ब्लड को उस मशीन में, उस यूनिट में लेके जाया जाता है, डायलिसिस यूनिट में, और वो डायलिसिस ब्लड को फिल्टर करेगा। उसी तरीके से उसके अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा और शुद्ध ब्लड को, शुद्ध रक्त को वापस किसमें भेज देता है? हमारे बॉडी में भेज देता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्लियर? तो इसको हिंदी में कहते हैं अपावोहन। तो आपको इसका हिंदी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश में समझिएगा कि डायलिसिस कब जरूरत पड़ेगा? जब जो किडनी खराब हो जाएगा तब किसकी जरूरत पड़ती है? डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फिर एक शब्द आपको मिलेगा यूरिया। ठीक है, तो यूरिया से कुछ क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा साइंस को अब हम टफ की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यूरिया अवशिष्ट पदार्थ है, हमने पढ़ा। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है आपसे पूछेगा, तो इसका निर्माण होता है यकृत में। ठीक है, याद रखिएगा। आपको क्या लगेगा कि आपने पढ़ा कि यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है तो वह किडनी में बनता है। बनता किडनी में नहीं है, उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। फिर ये यकृत से, यानी कि इट फॉर्म इन लीवर, द यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। फिर यकृत में निर्माण होने के बाद वो ब्लड के थ्रू होता हुआ कहाँ आएगा? किडनी में आएगा। कहाँ आएगा? किडनी में आएगा। तो ये हो गया प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरिया का फॉर्मेशन मतलब निर्माण कहाँ होता है बोलेगा तो यकृत में होगा। फिर वो ब्लड के थ्रू कहाँ आता है? किडनी में आता है। अब जो किडनी है वो उसको छानती है यूरिया को, और छानने के बाद यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देगा। तो यूरिया का एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकलना, उत्सर्जन किसके द्वारा होगा पूछेगा तो किडनी के द्वारा होगा। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है पूछेगा तो यकृत में होगा। ये हो गया प्री का क्वेश्चन। अब आते हैं जहाँ से आप बार बार क्वेश्चन देखेंगे, वो है यूरिन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, टिपिकल क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो चलिए यूरिन का एक बार देखते हैं। मूत्र, तो ये डाटा ही है, इसमें आपको डाटा को ही समझना है, फैक्ट को आपको उसी हिसाब से याद रखना है। ठीक है, तो यूरिया आपने समझ गए, यूरिया से आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मूत्र। तो इसका अमाउंट पूछता है कि यूरिन का अमाउंट कितना है, तो 1.5 लीटर है। उसका पीएच पूछता है कितना है, तो उसका पीएच लगभग 6 है, और ये स्लाइटली क्या है? एसिडिक है। तो ये ऐसे ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं इसमें यूरिन में। और आपको उसका जहाँ पीएच वैल्यू पूछता है तो वहाँ आप याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आए? चलिए देखते हैं यूरिन। सबसे पहले इसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है। इसका अमाउंट कितना होता है डेली? 1.5 लीटर डेली। सिंपल क्वेश्चन। यूरिन का जो नॉर्मल अमाउंट है कितना होगा? 1.5 लीटर का कितना डेली। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसकी पीएच वैल्यू। तो इसकी पीएच कितनी होती है? 6। इसका पीएच कितना है? 6 है। ये नेचर वाइज कैसा है? अगर 6 है तो डेफिनेटली ये कैसा होगा? एसिडिक होगा, स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय होता है। पीएच कितना होगा? 6, और कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो कई बार आप देखते हैं कि कई बार यूरिन से जलन लगने, यूरिन में यूरिन जब आप पास आउट करते हैं तो उसमें जलन होना शुरू हो जाता है। वो कब होगा? जब ये जो 6 है एसिडिक वैल्यू है, वो 6 जो है वो एसिडिक वैल्यू की तरफ और बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यूरिन में बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसी होने लग जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिन का पीएच कितना है। तो यूरिन का पीएच कितना समझ में आ रहा है? 6 है। ठीक है, फिर उसका कलर, तो इसका कलर कैसा होता है? येलो। यूरिन का कलर कैसा है? येलो। और ये येलो कलर क्यों है?
तो इसमें आपको याद रखना है कि कलर किसकी वजह से है, तो कलर वह होता है यूरोक्रोम। किसकी वजह से है, यूरोक्रोम की वजह से। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ रहा है प्री के हिसाब से कि जो यूरिन का येलो कलर है वो किसकी वजह से है, यूरोक्रोम की वजह से। ये आपको याद रखना है, यूरोक्रोम। ठीक, समझ में है, यूरोक्रोम। तो यूरिन का पीला रंग किसकी वजह से है, यूरोक्रोम की वजह से है। अब इसके घटक देखते हैं। इसमें 95% होता है वाटर। वाटर का अमाउंट कितना है, 95%। 95% वाटर है। इसमें 2.6% यूरिया है। 2.6% क्या है, यूरिया है। वापस एक बार रिकॉल करें, यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, लीवर में, यकृत में होगा। और वो ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा, किडनी। किडनी में बहुत बारीक बारीक नेफ्रॉन्स है, उसकी यूनिट है नेफ्रॉन। उसके बाद उसमें कुछ और नलिकाएं होती है, ट्यूब्यूल्स होती है। तो जो नेफ्रॉन है वो उसको छानने का काम करता है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और इस तरीके से यूरिया जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। 2.6% है। इसमें 2% और क्या है, तो 2% दूसरे सॉल्ट के आयन है, आयन्स है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आते हैं 2.3% क्रिएटिनिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 0.3% होना चाहिए। तो इसी क्रिएटिनिन की वैल्यू के हिसाब से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका किडनी यानी कि वृक्क है वो काम कर रहा है कि नहीं है। अगर रिनल फेल्योर यानी कि किडनी अगर काम करना बंद कर देगी तो ये जो क्रिएटिनिन की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 0.3% क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। समझ में। और बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ट्रेस अमाउंट में इसमें यूरिक एसिड होते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजनस बेस होते हैं और बाकी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन की कंडीशन होगी तो हो सकता है कि इसमें वायरस या बैक्टीरिया, सामान्य तौर पर जो बैक्टीरिया है वो आपको इसमें अमाउंट में मिलेगा। तो प्री के हिसाब से 1.5 लीटर डेली। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 है इसका पीएच। और नेचर कैसा है, हल्का अम्लीय है। कलर जो है वो येलो है, किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। 95% वाटर है, 2.6% उसमें आपका यूरिया है, 2% आयन है, सॉल्ट्स के आयन होते हैं, 0.3% क्रिएटिनिन है। और ट्रेस अमाउंट में उसमें यूरिक एसिड और दूसरे उत्सर्जी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो प्री में आपको कई बार दिखेगा, वो है पथरी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन। ठीक, शुरू करते हैं स्टोन। तो जो स्टोन आपने सुना होगा पथरी, तो क्या होता है कि जो किडनी है, ये किडनी है, इस किडनी के अंदर में स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम कहते हैं पेल्विस। तो किडनी जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पर खांच है ना, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको प्री के हिसाब से समझना है कि जो स्टोन या पथरी होती है वो किसकी वजह से होती है, ये पूछता है। तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। किसकी वजह से होता है, कैल्शियम। ये प्री का क्वेश्चन है। तो जो पथरी होता है वो बनता है किससे, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनता है। तो जो कैल्शियम है उसके अलग अलग कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ऑप्शन में कैल्शियम फॉस्फेट दिखाई देगा। तो समझिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट आंसर में नहीं लेना है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बोन में मिलता है, वो हमारे लिए एसेंशियल है। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है। तो आप समझ देखिएगा, आपसे पूछेगा सीधा कि पथरी बनने का कारण निम्न में से क्या है, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये किस में होता है, ये आपको दिखाई देगा गोभी में, है ना, गोभी में, पत्ता गोभी, फूल गोभी जिसे हम ऐसे कह सकते हैं, या पालक में होता है। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि जब पथरी होता है तो इन चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सलेट पाया जाता है। वो ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ जुड़ेगा और बना लेगा कैल्शियम ऑक्सलेट। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट इस तरीके से किडनी में छोटे छोटे जगहों पर डिपॉजिट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, पथरी। हो सकता है बड़ा बनाए, बड़ा डिपॉजिट हो जाए एक साथ मिलके, तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो ये प्री के लिए क्वेश्चन है कि पथरी का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। तो ये जो था एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे रिलेटेड हो गया, यूरिन से। इसके अलावा मान लीजिए आपसे पूछेगा कि उत्सर्जी एक्सक्रीटरी सिस्टम के दूसरे ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो दूसरे ऑर्गन है, यकृत भी है, लीवर है। लीवर को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन अगर आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उत्सर्जी तंत्र से संबंधित कौन कौन से अंग है। पहला दिया रहा है वृक्क, दूसरा है तो यकृत। तो दोनों होगा, वृक्क भी है, मेन तो वृक्क है जो यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा बॉडी के प्रोडक्ट को, दूसरा यकृत भी है। यकृत जो है उसके बहुत सारे काम हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन समझिएगा लीवर से कि जो अल्कोहल है उसको शरीर में जो भी पॉइजन आ रहा है, चाहे अल्कोहल या पॉइजन हो, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, यकृत करता है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि विष के निराकरण के लिए, निराविशन बोलते हैं उसको, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पूछेगा तो यकृत है, लीवर किडनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को देख कर लगाइएगा आंसर। अगर वो पूछ रहा है कि अल्कोहल को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है तो लीवर आएगा। अब शरीर से पॉइजन को बाहर निकालने का काम कौन कर रहेगा तो लीवर आएगा। डिटॉक्सिफिकेशन अगर स्पेसिफिकली बोल रहा है, टॉक्सिक प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है तो यकृत, या उसका आंसर आएगा लीवर। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद यकृत भी उसका एक अंग है। हमने देखा था ना कि जो यूरिया था बना कहाँ था, लीवर में बना था, फिर ब्लड से किस में आया, किडनी में, किडनी उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो जो भी यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा तो उसमें क्या आएगा, किडनी आएगा। और किडनी तक पहुँचाने के लिए कौन काम कर रहा है तो ये लीवर भी काम कर रहा है। उसके अलावा एक और होता है त्वचा। त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऑप्शन देखिएगा कि उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं। वृक्क यानी किडनी, हाँ। यकृत यानी कि लीवर, हाँ। और त्वचा स्किन, हाँ। तो अगर तीनों दिया है और चौथा ऑप्शन है ABC तीनों, तो आपको ABC तीनों लेना है, ठीक है। समझ में? त्वचा कैसे करता है कि जैसे कोई पॉइजन है, तो पॉइजन होगा या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसको पसीने के द्वारा, श्वेद यानी कि स्वेटिंग के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो त्वचा भी क्या है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जन के तंत्र में भाग लेता है। तो इसमें से आपको समझ में आएगा हमने क्या देखा, इसका डेफिनेशन देखा। वापस एक बार रिकॉल करते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। कौन करता है? मुख्य रूप से कौन करेगा? किडनी। और कौन कौन करता है? किडनी के अलावा लीवर और स्किन करता है। किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन, कितना? 10 लाख। काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, ठीक है। अगर किडनी काम नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियल डायलिसिस करना पड़ता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होगा। ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा? किडनी। फिर किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। यूरिन का अमाउंट कितना? 1.5 लीटर। उसका pH कितना? 6। नेचर कैसा? स्लाइटली एसिडिक। याद होते जा रहा है। फिर उसमें 2.6% क्या हो जाएगा? यूरिया, 2% अदर साल्ट्स आयन। उसके बाद उसमें 0.3% क्रिएटिनिन। आपसे पूछेगा क्रिएटिनिन किससे संबंधित है? क्रिएटिनिन किससे संबंधित है? यूरिन से संबंधित है। और क्या पाया जाता है? स्मॉल या ट्रेस अमाउंट में यूरिक एसिड और दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें पाए जाएंगे। फिर क्या देखते हैं, स्टोन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा होता है। फिर उसमें और क्या काम करता है? यकृत। यकृत भी क्या करेगा? उत्सर्जी तंत्र में भाग लेता है। ये डिटॉक्सिफाई करते हुए शरीर से उस मतलब अवशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को, निरर्थक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। और बहुत कम अमाउंट में कौन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है? स्किन। स्किन क्या करता है? तो स्किन जो है वो पसीने के द्वारा, स्वेटिंग के थ्रू हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। So it is all about the excretory system. You will get the notes from my side. Don't worry. यहाँ तक पढ़िए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे साइंस का। थैंक यू वेरी मच।